पहला सवाल है कि साइमन कमीशन, ठीक है, साइमन कमीशन जो है भारत कब आया था, तो आपको ध्यान रखना है साइमन कमीशन जो है 1928 में भारत आया था, 1928 में भारत आया था, ठीक है। इसी टाइम जो है साइमन गो बैक के नारे भी लगे थे। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि ये नारे कब लगे थे, तो ये 1928 में लगे थे जब साइमन कमीशन आया था। इसी टाइम में एक नेता थे जिनका नाम था लाला लाजपत राय, ठीक है। इनकी मृत्यु हो गई थी इसके विरोध करने के चक्कर में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि ये सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि INC के 1907 को जो अधिवेशन हुआ था इसमें विभाजन हुआ था, पर यह अधिवेशन कहाँ हुआ था, यह सवाल पूछा गया है। तो आपको ध्यान रखना है, यह अधिवेशन हुआ था सूरत में, इसे सूरत अधिवेशन भी कहते हैं। इसमें जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है दो भागों में बट गया, एक था नरम दल, ठीक है, और एक थे गरम दल, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बार बार ये रिपीट होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि कैबिनेट मिशन योजना भारत में कब आई थी। तो कैबिनेट मिशन योजना जो है 1946 में आई थी, भारत की आज़ादी के एक साल पहले, और इसका काम था सत्ता हस्तांतरण करने का, ठीक है। ये इसका काम था, पर यह सफल नहीं हो पाई थी, सफल नहीं हुई। ओके, याद रखना आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग आपातकालीन प्रावधानों से संबंधित है, ये बताना है। आपातकालीन प्रावधान यानी कि इमरजेंसी प्रोविजन से संबंधित है, ये बताना है। जल्दी से बताइए। देखिए, भारतीय संविधान का जो भाग 18 है, ऑप्शन नंबर सी, ये आपातकालीन प्रावधानों से संबंधित है, और ये होता है अनुच्छेद 352 से 360 तक, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस अधिनियम से संबंधित है। ये प्रश्न जो है RRB NTPC 10+2 लेवल के लिए करवाए जा रहे हैं, और टोटल प्रश्नों की संख्या होगी 30, और ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की बात हो रही है, तो ये जो था ये भारत सरकार अधिनियम 1919 से संबंधित था, ठीक है। और इसमें क्या हुआ था, प्रांतों में द्वैध शासन को लागू किया गया था, ठीक है, द्वैध शासन को लागू किया गया था। ओके, इसे आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात हो रही है, तो इसका उल्लेख जो संविधान के किस अनुच्छेद में है ये पूछा गया है, तो जल्दी से बताइएगा। देखिए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग का कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इसका उल्लेख है संविधान के अनुच्छेद 148 में, ठीक है। ये क्या करता है, ये सरकारी खातों का ऑडिट करता है, ठीक है, सरकारी खातों का ऑडिटर इसे कह सकते हैं, ठीक है। जो भी खर्चे होती है उन्हें चेक किया जाता है कैग के द्वारा, और फिर रिपोर्ट ये अपना सबमिट करती है गवर्नमेंट को। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश किसने किया था, तो आपको ध्यान रखना है ये किया गया था बख्तियार खिलजी के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए थे, तो आपको ध्यान रखना है अशोक के जो शिलालेख है ये ज़्यादातर ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। कहीं कहीं पर खरोष्टी का भी उपयोग किया गया है, ठीक है। और ये शिलालेख थे ये धर्म प्रचार के लिए बनाए गए थे, ठीक है, धर्म प्रचार इनका उद्देश्य था। साथ ही साथ प्रशासन का भी उल्लेख इसमें मिलता है। ओके,
आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपको ध्यान रखना है आरबीआई की स्थापना हुई थी 1935 में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, इससे काम होता है मुद्रा नियंत्रण। ठीक है, मुद्रा नियंत्रण और मौद्रिक नीति बनाना, ये दो काम जो है इसी का होता है। ठीक है, इसका राष्ट्रीयकरण की बात की जाएगी तो इसका राष्ट्रीयकरण जो है ये हुआ था 1949 में। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि काकोरी कांड यानी काकोरी कॉन्स्पिरेसी किस वर्ष हुआ था? तो आपको ध्यान रखना है काकोरी कॉन्स्पिरेसी जो था ये हुआ था 1925 में। इसमें क्या किया गया था कि जो क्रांतिकारी थे वो ब्रिटिश खजाने को लूट लिए थे। ठीक है, खजाने को लूट लिए थे। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि एंटीबायोटिक्स किसके विरुद्ध प्रभावी होते हैं? तो आपको ध्यान रखना है एंटीबायोटिक जो है केवल और केवल बैक्टीरिया पर प्रभावी होते हैं, वायरस पर नहीं होते हैं। एग्जाम में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि सोडियम का यानी कि Na जिसका सिंबल है उसकी परमाणु संख्या की बात हो रही है। आपको ध्यान रखना है सोडियम की परमाणु संख्या होती है 11 और इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात की जाए तो ये होता है 2, 8 और 1। ठीक है, आपको ध्यान रखना है और ये काफ़ी ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु है और ये ग्रुप जो है इसका क्षार धातु ग्रुप है, क्षार धातु समूह में आता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है किस गैस को ग्रीन हाउस गैसों का राजा कहते हैं? किंग ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है ये कहा जाता है CFC को। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्योंकि ये ओजोन लेयर को डैमेज करता है, डैमेज करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? तो आपको याद रखना है डॉपलर प्रभाव जो होता है ध्वनि की आवृत्ति और परावर्तन से संबंधित होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग क्या होता है? तो आपको ध्यान रखना है ब्लड प्रेशर मापने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं उसका नाम होता है स्फिग्मो मैनोमीटर। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि मोनोसेकेराइड का उदाहरण कौन सा है? तो मोनोसेकेराइड का उदाहरण होता है ग्लूकोज। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ये एक सरल कार्बोहाइड्रेट होता है। इसके रासायनिक सूत्र की बात की जाए ग्लूकोज की तो ये होता है C6H12 और O6। ठीक है, ये इसका सूत्र होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि न्यूटन का दूसरा नियम किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण F बराबर ma। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है प्लैंक का स्थिरांक किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आपको ध्यान रखना है प्लैंक का जो स्थिरांक है ये क्वांटम भौतिकी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? तो आपको रखना है माइटोकॉन्ड्रिया में ATP का निर्माण होता है जिससे हम लोग ऊर्जा मिलती है कोशिका को, और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है अम्ल यानी कि एसिड का pH मान सामान्यतः कितना होता है? तो ये होता है 7 से कम। 7 से अधिक होगा तो ये क्षार हो जाएगा और 7 के बराबर होगा तो ये उदासीन होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 21 नंबर कि
ओम का नियम क्या बताता है? याद रखिएगा, ओम का जो नियम है, ठीक है, ये जो है रिलेशन बताता है वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस में, और ये होता है V बराबर IR। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य आधारित होता है? तो आपको याद रखना है, हाइड्रोजन बम जो है यह नाभिक के संलयन पर काम करता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव किसने समझाया था? तो फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव समझाया गया है अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, और इस खोज के लिए उन्हें फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की खोज के लिए उन्हें 1921 में नोबेल प्राइज़ मिला था। ठीक है, नोबेल प्राइज़ इन्हें दिया गया था 1921 में। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? याद रखिएगा, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है, सुसाइडल बैग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? तो कार्बन की संयोजकता होती है 4। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसके आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, जो कि इसे अत्यधिक मात्रा में बॉन्डिंग बनाने में सहायता करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि सुपर कंडक्टर में प्रतिरोध कितना होता है? तो ये सुपर कंडक्टर में प्रतिरोध हो जाता है 0। ठीक है, और खुले परिपथ में याद रखिएगा, खुला परिपथ रहे तो इसमें जो प्रतिरोध होता है ये होता है इनफाइनाइट। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? तो आपको ध्यान रखना है, गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है ये दिया गया था न्यूटन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, एंजाइम जो है किस प्रकार के होते हैं? तो एंजाइम जो होते हैं एक टाइप के प्रोटीन होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, पृथ्वी की परिक्रमा अवधि कितनी होती है? तो ये होती है 365 दिन और 1 घंटे का 1 दिन का चौथा भाग, यानी 365.25 दिन। ठीक है, ये 0.25 जो है मिलके 1 दिन हो जाते हैं 4 साल में, और एक लीप ईयर बन जाता है। ओके, और आज का लास्ट सवाल है कि रेडियो तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है? तो आपको ध्यान रखना है, रेडियो तरंगे जो होती है विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, और इसकी गति जो है प्रकाश की गति के बराबर, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के बराबर होती है। ओके, इसका उपयोग जो है कम्युनिकेशन में होता है, जैसे कि रेडियो और टीवी। ओके, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो आज के सेशन में हम लोगों ने लगभग 30 प्रश्न किए हैं, और उम्मीद है ये प्रश्न आपको अच्छे लगेंगे और आपके एग्जाम में ये पूछे जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बिल्कुल, जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा। हाँ, अगर आपको किसी प्रश्न में कोई प्रॉब्लम है या कोई स्पेशल वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।